देखिए, भारत में दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो हमेशा जब उनका आईपीओ आता है तब इन्वेस्टर जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट्स रखते हैं। पहला ग्रुप है एचडीएफसी और दूसरा ग्रुप है टाटा, जिनका 20 सालों बाद पहला आईपीओ आ रहा है। 20 साल पहले जब उनका आईपीओ आया था टीसीएस का, तो उसने लगभग 3400% की रिटर्न अब तक दी है, यानी 35 गुना। और अब टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है, तो लोगों के मन में ये भी लोगों को पता करना है कि एग्जैक्टली कितना डिस्काउंट टाटा टेक्नोलॉजीज यहाँ पर दे रही है आम इन्वेस्टर्स को। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में वैल्यूएशन में बात करेंगे। साथ ही हम ये बात करेंगे कि टाटा टेक्नोलॉजीज आखिर करती क्या है। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है टाटा एलेक्सी। कहा जाता है कि टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, सेम स्केल है उनका, क्लाइंट बेस भी अच्छा खासा सेम है। तो ये दो कंपनीज की टाटा ग्रुप को क्या ज़रूरत है, तो उसके बारे में भी वीडियो में हम बात करेंगे। फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे और फिर वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे कि फिलहाल कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो इस तरह से ओवरऑल सारी चीजें इस वीडियो में आपकी कवर हो जाएगी टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, जो टाटा टेक्नोलॉजीज थी वो पहले टाटा मोटर्स, यानी जिसका नाम पहले टेल्को था, उसका एक हिस्सा थी। 1980s में टाटा ग्रुप को लगा, पर्टिकुलरली रतन टाटा को लगा कि टाटा मोटर्स को अगर हमें बहुत आगे लेकर जाना है तो हमें इंजीनियरिंग, डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पुणे में अपना पहला इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर शुरू किया, जिसका काम ये था कि टाटा मोटर्स को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मदद करना, साथ ही इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करना। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि मिस्टर रतन टाटा का टाटा मोटर्स में बहुत एक खास इंटरेस्ट शुरुआत से रहा है, और ये भी उनकी आइडिया थी कि ये ईआरसी शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि ये ईआरसी इतनी अच्छी परफॉर्म करने लगी कि फिर कंपनी के मन में ये सवाल आया कि ये जो सर्विसेज है ये हम बाहर कंट्रीज के क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं और वहां से अलग से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और फिर इसी पर कंपनी ने काम करना शुरू किया और 1994 में उन्होंने टाटा टेक्नोलॉजीज को टाटा मोटर से अलग कर दिया। उसके बाद कंपनी दुनिया भर के जो लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके साथ काम कर रही है और उन्हें इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज ऑफर कर रही है। अब इसी दौरान टाटा ग्रुप ने एक और कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम है टाटा एलेक्सी। 1989 में टाटा एलेक्सी की शुरुआत हुई और टाटा एलेक्सी का जो काम है वो भी बहुत सिमिलर है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मदद करना, डिजाइन थिंकिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो जाती है कि इन दोनों कंपनीज का स्किल सेम है और इनका क्लाइंट बेस भी बहुत सारा सेम है। दोनों का जो मेन टारगेट है वो ऑटोमोबाइल कंपनीज है। अब हालांकि लोगों को लगता है कि ये जो कंपनीज है ये इंडिया के कस्टमर्स को केटर कर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू बाहर से आता है, दूसरी कंट्रीज से। टाटा टेक्नोलॉजीज का सिर्फ 32% रेवेन्यू इंडिया से आता है और टाटा एलेक्सी का तो सिर्फ 16% इंडिया से आता है। बट यहाँ पर मेन फर्क यहाँ पे आता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का 88% रेवेन्यू सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है, वहीं पर टाटा एलेक्सी का अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है। उनका 42% रेवेन्यू ऑटोमोबाइल से आता है और बाकी रेवेन्यू हेल्थ केयर सेक्टर, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, इन जैसे अलग अलग जगह से आता है। अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इसका जो सबसे मेन क्लाइंट है वो टाटा मोटर्स है और वहीं से उनका अराउंड 40% रेवेन्यू आता है। इसके अलावा इनके ग्लोबली बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे कि मैक्लेरन, होंडा, फोर्ड, कूपर स्टैंडर्ड, एयरबस एटसेट्रा। अब देखिए, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो सही में अच्छे हैं या नहीं, इसे चेक करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो ये कि आपके क्लाइंट्स का रिटेंशन रेट कितना है। यानी एक क्लाइंट आपने अक्वायर किया तो कितने टाइम वो आपके साथ रहता है। अगर मैं क्लाइंट रिपीट रेट की बात करूँ तो टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए 96% है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट रिटेंशन रेट इनका है। तो जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स इनके साथ काम करने आते हैं, लॉन्ग टर्म में इनके साथ काम करते हैं, यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर भी हो जाता है कि कंपनी के जो टॉप 5 क्लाइंट्स हैं वहाँ से कंपनी का अराउंड 68% रेवेन्यू आता है। तो एक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है कि इसमें से किसी एक कंपनी की अगर मुसीबत में चली जाए या फिर किसी वजह से इनमें से किसी बड़े प्लेयर को प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो रिटेंशन रेट है वो कंपनी की क्वालिटी के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। अब जो टॉप 5 क्लाइंट है जहाँ से 68% ऑन एन एवरेज आ रहा है, उसमें से 40% सिर्फ टाटा मोटर्स की अलग अलग कंपनीज है, सब्सिडरी कंपनीज, JLR हो या फिर बाकी हो, वहाँ से आ रहा है। यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर ये भी बन सकता है कि अगर टाटा मोटर्स यहाँ पर किसी वजह से प्रॉब्लम में चली जाए तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैंने कहा था कि 32% कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ इंडिया से आ रहा है और वहीं पर मैं ही कह रहा हूँ कि 40% रेवेन्यू कंपनी का सिर्फ टाटा मोटर्स की अलग अलग कंपनी से आ रहा है। तो आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो टाटा मोटर्स की कंपनी जैसे कि JLR वगैरह ये इंडिया के बाहर से ऑपरेट करते हैं, तो अल्टीमेटली वो कंपनी के लिए जो रेवेन्यू है वो बाहर से आ रहा है। अब यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स की हमने बात की, उनकी क्वालिटी की हमने बात की। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुई है। जैसे कि फाइनेंशियल 2021 में पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, उसकी वजह से उस साल में कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था, उस साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कम हुआ था। लेकिन जल्दी ऑटोमोबाइल सेक्टर ने रिकवरी की, तो इसी वजह से कंपनी का बिजनेस जो है अगेन तेजी से बढ़ने लगा है। फाइनेंशियल 2021 ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल था। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डीप हुई थी, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज की उतनी नहीं हुई है। ये एक अच्छी बात है। एक अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है
कंपनी पूरी तरह से अपने प्रॉफिट से ही एक्सपांशन करती है। तो चलिए एक बार कंपटीटर एनालिसिस कर लेते हैं कि कंपनी की कंपटीशन किन किन से है और कंपनी की कंपटीशन फिलहाल कैसे परफॉर्म कर रही है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के जो मेन कंपटीटर्स है वो है KPIT टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी थोड़ा दूर का कंपटीटर आएगा, और चौथा है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो इसमें अगर रेवेन्यू वाइज सबसे बड़ा प्लेयर अगर कोई है तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है। अगर हम ग्रोथ वाइज बात करें तो KPIT टेक्नोलॉजीज फिलहाल इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, और अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा एलेक्सी इनकी भी ग्रोथ रेट देखें तो वो भी बहुत अच्छी है। अब अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन पर थोड़ी नज़र डालें, अगर PE रेशो से हम ये देखें तो टाटा टेक्नोलॉजीज का जो PE रेशो आ रहा है वो 32 के अराउंड है। इसके बाद KPIT टेक का 80 है, टाटा एलेक्सी का 61 अराउंड है, LTTS का 37 है। तो कंपटीटर के कंपैरेटिवली तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी की ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो उसके हिसाब से भी ठीक ठाक वैल्यूएशन मुझे लग रहा है। तो रिसेंट टाइम में जो ओवर वैल्यूड IPO की जो लाइन लगी है उसमें अगर कुछ इस तरह का IPO आ जाए तो लोगों को भी शॉक बैठ जाता है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रिसेंटली हुई है जिससे कई सारे जो इन्वेस्टर्स है वो थोड़े शॉक भी हो गए। अनलिस्टेड मार्केट में कंपनी की जो प्राइस थी वो 950 रुपीज़ चल रही थी IPO की डेट और प्राइस आने से पहले। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि IPO की प्राइस 1000, 1100, 1200 रुपये पर शेयर के करीब आएगी, वो आई 500 रुपये के करीब। तो अगर उस अनलिस्टेड प्राइस से करंट प्राइस कंपेयर करें IPO प्राइस, तो वो अच्छा खासा डिस्काउंट है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, अराउंड 40% का। तो फेयर वैल्यूएशन में कहूँगा, लेकिन वही है, प्रॉब्लम यही है कि जब इस तरह की कंपनीज आती है तो इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं कि IPO मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है कि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसका मेरे हिसाब से फेयर वैल्यूएशन है, ऐसे में IPO मिलना यहाँ पर बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि यहाँ पर कंपनी के पास जो भी पैसा यहाँ पर कंपनी इस IPO के जरिए उठाएगी उसमें से 1 रुपया भी कंपनी के पास नहीं जाएगा। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि टाटा मोटर्स है और बाकी 1-2 कंपनीज है, वो अपना स्टेक बेच रही है। तो ये जो भी पैसा जाएगा IPO से मिला हुआ या इस ऑफर फॉर सेल से मिला हुआ, वो सीधा उन कंपनीज के पास जाएगा। इसका कंपनी की ग्रोथ में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बस इस IPO का एक ही फायदा आपको रहेगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज जो पहले अनलिस्टेड थी वो लिस्टेड होने की वजह से लोग अब इस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे, आम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अगर कंपनी के रिसेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अराउंड 300 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो जब जब कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा फेयर होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा होता है, तब लिस्टिंग गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पहले 2 दिनों में IPO किस तरह से सब्सक्राइब होता है। अगर पहले 2 दिनों में ये 8 गुना 10 गुना सब्सक्राइब होता है, जिसका मतलब है कि आपके लिस्टिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट कंपलसरी हो जाता है। और फिर बड़ा सवाल ये होता है कि कहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन करें, क्योंकि सिर्फ चार्जेस के बेसिस पर आप ये नहीं पता कर सकते कि कौन अच्छा ब्रोकर और कौन नहीं है। उसके लिए आपको एडिशनल चीज़ें देखनी पड़ेगी कि उनके हिडन चार्जेस कौन कौन से हैं, वो कितने हैं, वो जो ब्रोकरेज फर्म है उसमें किस किस की शेयर होल्डिंग है, ताकि आपको ट्रस्ट फैक्टर भी बन पाए। फिर उसके बाद उस ब्रोकर्स के कंप्लेंट्स और बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारी चीज़ें आप हमारी वेबसाइट finnovations.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और वहाँ पर इंडिया के टॉप ब्रोकर्स को कंपेयर करके आप वहीं से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको इस ब्रोकरेज कंपैरिजन प्लेटफॉर्म या फिर डीमैट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। तो अगर हम पास्ट के सारे IPO का स्टडी करें और उनका लिस्टिंग गेन देखें तो वो हमें यही सजेस्ट करते हैं कि पहले 2 दिन में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। लेकिन अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आने के बाद लिस्टिंग गेन की श्योरिटी तो कई बार मिलती है, पर आपके ही खुद के IPO एलोकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये डायलेमा तो है और रहेगा। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो चुकी होगी कि आप टाटा टेक्नोलॉजीज IPO में अप्लाई कर रहे हैं। अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं, रीज़न के साथ ज़रूर बताइए ताकि सबको आपका ओपिनियन पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और IPO रिव्यूज़ हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।